गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। ये लेक्चर 2 में आप सभी का वेलकम है। लेक्चर 1 में हमने डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट, नेचर ऑफ टॉर्ट लॉ और ये सब डिस्कस किया था, एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे बहुत सारे। और ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी रीजनेबल केयर क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। एक्ट, ओमिशन, ये सब चीज़ें क्या होती है, हाउ कैन टॉर्ट बी कमिटेड वाया एन एक्ट, हाउ कैन टॉर्ट बी कमिटेड वाया एन ओमिशन, हमने ये सब डिस्कस किया था। और टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में या टॉर्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, सेकंड लेक्चर है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हाउ टू प्रोनाउंस जजमेंट, देन हाउ टू प्रोनाउंस जजमेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक टॉर्ट को आइडेंटिफाई करना अपने आप में ही बड़ी मुश्किल बात है कि एक एक्ट जो है या एक ओमिशन जो है वो टॉर्ट होगा भी कि नहीं, वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने के क्या फैक्टर्स होते हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो जज को माइंड में रखने पड़ते हैं while deciding a case, while deciding whether an act can be considered a tort or not, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जजेस का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है ये चीज़ कि टॉर्ट एक कोडिफाइड लॉ नहीं है इंडिया में। ऐसा नहीं है कि जितने भी टॉर्शियस एक्ट्स हैं उन सबको कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाया हुआ है या एक स्टैच्यूट बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। बस इनका एक्सेप्शन सिर्फ दो ही थे, वो अपन ने पिछली क्लास में देखे थे, जो कि एक मोटर व्हीकल्स एक्ट था और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था। तो यहाँ पे जज का जो डिस्क्रेशन होता है, जज का विवेक इस्तेमाल करने की जो पावर होती है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन केसेस ऑफ टॉर्ट, कि टॉर्ट है भी कि नहीं। पहली बात तो टॉर्ट है भी कि नहीं पहले ये डिसाइड करना है। फिर अगर टॉर्ट हो भी गया, अगर जज ने डिसाइड कर लिया कि ये टॉर्ट है, तो उसमें कॉम्पनसेशन कितना देना है, इंजंक्शन क्या होना है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। रेमेडीज कैसे प्रोवाइड की जा सकती। तो जज का जो रोल होता है यहाँ पे दिया हुआ है, accurately assessing whether the facts of case meet the legal criteria। तो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, उसमें लीगल क्राइटेरिया जो है वो बैठ भी रहा है कि नहीं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ केयर था, स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल केयर था ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, वो उन्होंने किया कि नहीं, लिया कि नहीं। और उस बेसिस पर एसेस करना पड़ेगा फैक्ट्स को डिसाइड करने के लिए वेदर द एक्शन कंस्टिट्यूट्स अ टॉर्ट और नॉट। And this evaluation often requires the judge to exercise personal discretion। वही चीज़ लिखी हुई है क्योंकि कॉम्प्लेक्स, क्योंकि फैक्ट्स जो होते हैं हर केस के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है न्यूएंसेस। न्यूएंसेस मतलब बारीकियाँ। एक केस की बारीकियाँ, फैक्ट्स की जो होती है, फैक्चुअल मैट्रिक्स जो होता है उसकी बारीकियाँ जो होती है, वो देख कर डिसाइड करना पड़ता है पर्सनल डिस्क्रेशन से, विवेक से, कि एक पर्टिकुलर एक्ट को टॉर्ट कहा भी जा सकता है या नहीं। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब एग्जाम्पल है इसका। अब ए है जो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक प्ले करता है अपने घर में, और बी उसका नेबर है जिसको उससे डिस्टर्बेंस होती है रहने में, और वो सो नहीं पा रहा होगा या अपनी प्रॉपर्टी को पीसफुली एंजॉय नहीं कर पा रहा है। बी, मेन बात वो है। तो कोर्ट को यहाँ पे डिसाइड करना है कि ए का म्यूजिक इतना लाउड है कि बी को इतनी ज़्यादा कन्वीनियंस हो रही है दैट ही इज़ नॉट एबल टू पीसफुली एंजॉय हिज प्रॉपर्टी, एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ये अगर बी नहीं कर पा रहा है तो टॉर्ट कमिट होगा। तो यहाँ पे जज देखेगा क्या, ये चीज़ हमें देखनी है। whether the act done by the defendant is strong enough to deny the plaintiff his right to enjoyment of his property in order to constitute tort। वो एक्ट उतना स्ट्रांग होना चाहिए, जो म्यूजिक है वो इतना लाउड होना चाहिए कि बी जो है वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी आउट ही नहीं कर पा रहा है विदाउट विदाउट बीइंग पीसफुल। तो वो अपने काम, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के काम है, वो चीज़ें वो कर नहीं पा रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है
लाउड म्यूजिक से बहुत ज़्यादा, तो इस केस में जज का डिस्क्रेशन होता है वो डिसाइड करना कि ये जो म्यूजिक का जो वॉल्यूम है वो या इतना लाउड है क्या, जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जो साउंड आ रहा है वो इतना इनकन्वीनियंट है क्या, जिससे बी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और उसको कोई रेमेडी मिलनी चाहिए टॉर्ट के अंदर। एक और फीचर होता है टॉर्ट का जो हमने देखा है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। हमने डेफिनेशन में देखा था कि टॉर्ट जो होता है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर प्रोवाइडेड। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से पहले हमें देखना चाहिए कि डैमेजेस असल में होते क्या हैं। डैमेजेस का मतलब क्या होता है? डैमेज क्या किसी को चोट पहुंचाना वाली डैमेज उसकी बात कर रहे हैं हम, या डैमेज खरोच लगने को डैमेज बोल रहे हैं हम? तो डैमेजेस आर पेक्यूनरी कॉम्पनसेशन। पेक्यूनरी जो पैसे में दिया जाता है उसे बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। पेक्यूनरी का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ये पेक्यूनरी कॉम्पनसेशन लॉ अवार्ड करता है एक पर्सन को जिसको लीगल डैमेज या लीगल इंजरी हुई है एक पर्सन के द्वारा। और ये डैमेजेस हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उस जिस पार्ट जो इंजर्ड पार्टी है उनके डैमेजेस को रीस्टोर करना, उन्हें जो लीगल इंजरी हुई है उसको रीस्टोर करना और उस पोजीशन में लेकर आना जहां पर वो थे जब टॉर्ट कमिट नहीं हुआ था। ये है असली मकसद जो है डैमेजेस देने का टॉर्ट्स के अंदर। रीस्टोर द इंजर्ड पार्टी टू द पोजीशन दे वर इन बिफोर द हार्म अकर्ड। उनको उसी पोजीशन में लेकर आना जहां वो पहले थे जब टॉर्ट कमिट नहीं हुआ था। ये जो है प्रयास होगा यहाँ पे जजेस का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे पहले तो हम आए। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की डेफिनेशन बाद में आएगी इस स्लाइड के। उससे पहले हमने पहले डैमेजेस देखा क्या होते हैं, और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जानने से पहले हम देखते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस होते क्या हैं। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस प्री डिटरमाइंड या पहले से निर्धारित जो सम होता है, जो अमाउंट होता है, जो अग्री किया होता है दो पार्टीज के बीच में, दो से ज़्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं इसमें, कि हम पे करेंगे पार्टीज इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये उस इवेंट में पे किया जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट की किसी जब कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी पॉइंट होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी पॉलिसी होती है जिसको ब्रीच हो रहा है उस केस में। और ये उसी समय डिसाइड हो जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट की फ्रेमिंग हो रही होती है। These damages are established at the time the contract is formed and are intended to provide a clear and specific amount of compensation. एक क्लियर अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन लिखा होगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन लिखा होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी पॉइंट है अगर वो ब्रीच हो रहा है तो उसमें जो पार्टी ब्रीच कर रही है उसको उतना देना पड़ेगा डैमेज उनको, जिसके अगेंस्ट आपने ब्रीच किया है उनको। तो ये सिर्फ इतना ही बोल रहा है, लिक्विडेटेड डैमेजेस प्री डिटरमाइंड डैमेजेस जो पहले से डिटरमाइन कर चुके हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, पार्टीज अग्री कर चुकी है उस अमाउंट पे कॉन्ट्रैक्ट के, और एस्टैब्लिश एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड टू प्रोवाइड अ क्लियर एंड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन अगर किसी भी तरह का ब्रीच होता है किसी भी पार्टी की तरफ से। तो अब आते हैं हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस का जैसे हमने देखा वो प्री डिटरमाइंड सम है, उसी तरह से उसी का ऑपोजिट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो प्री डिटरमाइंड या प्री डिसाइडेड नहीं है पहले से। समथिंग विच इज नॉट प्रीवियसली डिटरमाइंड और फिक्स्ड बट लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट।
अब ये चीज़ टॉर्ट में होती है, वो चीज़ जो हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट में होती है। कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें पहले से स्पेसिफाइड होती हैं कि ये अगर नॉर्म्स हैं, अगर ये कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट की, अगर इनको फुलफिल नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, तो आपको इतना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। बट द सेम थिंग इट डज नॉट अप्लाई टू अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस उसका टोटली ऑपोजिट चीज़ है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो चीज़ है जो कि प्रीवियसली डिटरमाइंड नहीं होती है, इसलिए टॉर्ट में हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस देते हैं। इसमें कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है, कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि कितना डैमेजेस देना है, कितने डैमेजेस से सामने वाले की इंजरी की भरपाई हो सकती है। ये इसमें कहना चाह रहे हैं इस डेफिनेशन। और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यहाँ पे कवर करते हैं वाइड रेंज ऑफ कॉम्पनसेशंस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक लॉसेस। अगर किसी को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इकोनॉमिक लॉस हुआ है किसी की ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से, किसी के लीगल डैमेज करने की वजह से, तो उन्हें प्रोवाइड किया जा सकता है। एक और है मेडिकल एक्सपेंसेस। ये एक्सीडेंटल केसेस में होता है कि अगर आपका किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है और उस केस में आप अगर कोर्ट के पास जाते हो तो आपने जो मेडिकल एक्सपेंसेस लगे हैं वो कोर्ट बोल सकता है जिसने परपेट्रेटर है, जो पर्सन है जिसने एक्सीडेंट करवाया है, आपको दे। लॉस्ट वेजेस हैं। अब एक्सीडेंट की वजह से आप नौकरी पे जा नहीं पाए, उसी चीज़ का एग्जाम्पल है ये, जो भी आपको लॉस हुआ है। नॉन इकोनॉमिक लॉसेस को भी अकाउंट में लेता है कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सच एज पेन एंड सफरिंग, ये एक, और इमोशनल डिस्ट्रेस। तो ये एक फिजिकल चीज़ या टेंजिबल चीज़ नहीं है, नॉन टेंजिबल चीज़ है। इस चीज़ को पहले से असेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से ये चीज़ें कोर्ट पर डिपेंड करती हैं कितना देंगी। ये चीज़ें स्टैट्यूट में लिखी नहीं जा सकती कि किसी का पेन एंड सफरिंग या इमोशनल डिस्ट्रेस कितना हो रहा है किसी के एक्ट से। ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस। ना अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमने देख लिया लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, टॉर्ट्स के लिए हमने देख लिया अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस को डिटरमाइन कैसे करना है, उसके लिए कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं। हम सारे फैक्टर्स तो नहीं देख सकते क्योंकि पॉसिबल ही नहीं ऐसा करना। हम पॉसिबल फैक्टर्स देखेंगे, जो कि पोटेंशियल फैक्टर्स देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, जिससे कोर्ट डिटरमाइन करती होगी कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो हैं उनको डिटर्मिन कैसे करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम पर्सनल इंजरी का केस ले रहे हैं। पर्सनल इंजरी के केस में कार एक्सीडेंट। तो इसमें कार एक्सीडेंट के केस में कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए जो कोर्ट अपने दिमाग में रखेगी, ये देखते हुए कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कितने देने हैं। पहली चीज, मेडिकल एक्सपेंसेस। एक जो हो रहा है एक्सीडेंट की वजह से मेडिकल एक्सपेंसेस, एक्सीडेंट की वजह से जो उन्हें लॉस हुआ है, उन्हें जो चोट लगी है, उनके जो हॉस्पिटल बिल्स हैं, ये सब चीज़ें जो जो भी जिसके अगेंस्ट टॉर्ट कमिट हुआ है, उनको कितनी चोट लगी है, उन्होंने कितने मेडिकल बिल्स भरे हैं, करंट एंड फ्यूचर मेडिकल बिल्स। फ्यूचर मेडिकल ट्रीटमेंट भी इन्वॉल्व है इसमें, रिहैबिलिटेशन भी इन्वॉल्व है इसमें, और एनी नेसेसरी मेडिकल इक्विपमेंट। अगर उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है तो उनके लिए एक केन लाके अगर दी है उनको, ये चीज़ अगर उनको रेकमेंडेड है, क्रचेस की अगर ज़रूरत पड़ रही है वो चीज़ अगर उनको रेकमेंडेड है, तो ये सब भी मेडिकल एक्सपेंसेस में इंक्लूड होते हैं। लॉस्ट वेजेस, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर ग्रीवियसली हर्ट अगर वो हैं तो वो काफ़ी टाइम तक काम पर नहीं जा पाएंगे। काम पर नहीं जा पाएंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, वो घर नहीं चला पाएंगे। तो इस वजह से लॉस्ट वेजेस जो होती हैं उनके लिए भी कोर्ट ये चीज़ भी दिमाग में रखता है कि जो लॉस्ट वेजेस हैं उनकी भी भरपाई हो सके। इफ़ द प्लेंटिफ इज अनेबल टू वर्क ड्यू टू द इंजरी, द कोर्ट मस्ट कैलकुलेट द लॉस्ट इनकम एंड पोटेंशियल फ्यूचर अर्निंग्स। सिर्फ लॉस्ट इनकम की ही बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि मैं अपने दफ्तर नहीं जा पाया, मुझे चोट लगी थी इस वजह से, एक्सीडेंट हुआ था मेरी इस वजह से। बट अगर मैं पोटेंशियल फ्यूचर अर्निंग्स, मैं अगर बहुत सारे दिन आगे भी नहीं जा पा रहा हूँ, 10 दिन तक,
20 दिन तक नहीं जा पा रहा हूँ, तो उसको भी कोर्ट कंसिडरेशन में रखेगा। वो चीज़ इसमें दे रखी है, पोटेंशियल फ्यूचर अर्निंग जो हम आगे करने वाले हैं, पेन एंड सफरिंग। ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है पेन एंड सफरिंग, क्योंकि इकोनॉमिक चीज़ें, फाइनेंशियल चीज़ें, मेडिकल बिल्स और ये सब एसेस करना बहुत आसान है। अब बिल्स के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू आप एसेस कर सकते हैं। वेजेस को भी आप एसेस कर सकते हैं कि उनका सैलरी स्लिप क्या है, ये सब देखकर। लेकिन पेन एंड सफरिंग इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। ये एक नॉन इकोनॉमिक डैमेज है। ये टू असेस द फिजिकल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय द इंजरी। जो भी इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है, जो भी ट्रॉमा फेस किया है, जो भी स्ट्रेस फेस किया है, उस चीज़ को देखते हुए। और पेन एंड सफरिंग ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस डिपेंड करती है कि पेन एंड सफरिंग किसको कितनी हो रही है। तो मतलब इट कैन वेरी ग्रेटली बिटवीन इंडिविजुअल्स, मेकिंग इट अ सब्जेक्टिव एवेल्यूएशन। तो इसका जो एवेल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, और ये कोर्ट के डिस्क्रेशन पे है पूरी तरह से इसको पता करना। तो कोर्ट का, टॉर्ट के केसेस में कोर्ट का जो रोल होता है, जज का जो रोल होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन केसेस में, कि पेन एंड सफरिंग जो है वो डिटर्मिन कैसे करनी है और कितना होना चाहिए उसका अमाउंट। इम्पैक्ट ऑन लाइफस्टाइल, ये चीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंसिडर करते हैं कोर्ट। हालांकि ये इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ अब्रॉड में बहुत ज़्यादा होती है, यूके, यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर किसी के बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो वो चीज़ भी कंसिडर की जाती है। जैसे कि एबिलिटी टू एंगेज इन हॉबीज़, सोशल एक्टिविटीज़ एंड फैमिली लाइफ। वो अपनी फैमिली लाइफ को ढंग से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गया है, वो अपनी हॉबीज़ में एंगेज नहीं हो पा रहे हैं। ये सब फैक्टर्स भी कोर्ट दिमाग में रखता है। उनको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो देने हैं उनको डिटरमाइन करने के वक्त। इसका यही मतलब है कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो यहाँ पे दे रखा है वो कितनी अफेक्ट हुई है पर्सन की एक्सीडेंट के थ्रू, हम ये चीज़ देख रहे हैं इसमें। एग्जाम्पल सेकंड पे आते हैं, डेफेमेशन का केस। डेफेमेशन का एग्जाम्पल हम पहली वाली जो क्लास थी, फर्स्ट लेक्चर जो था, उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि डेफेमेशन मतलब किसी को रेपुटेशन को हार्म करना बाय इशूइंग सम फॉल्स स्टेटमेंट अगेंस्ट दैट पर्सन। जो राइट माइंडेड पर्सन में जिनका इज्जत अगर गिर जाए, अंडरमाइन हो उनका रेपुटेशन, उसको बोलते हैं डेफेमेशन। एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। वेयर अ पर्सन's रेपुटेशन इज हार्म्ड बाय फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। फॉल्स स्टेटमेंट अगर नहीं है तो वो चीज़ डेफेमेशन नहीं कहलाएगी। फॉल्स स्टेटमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कितने होने चाहिए, तो वो चीज़ कोर्ट मस्ट डिटर्मिन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज टू द प्लेंटिव्स रेप्यूटेशन एंड लाइवलीहुड। तो उनसे, जो प्लेंटिफ है, उनकी मार्केट में क्या रेप्यूटेशन है, उनकी अपने घर में क्या रेप्यूटेशन है, सगे रिश्तेदारों में क्या रेप्यूटेशन है, वो सब चीज़ें कोर्ट कंसिडर करेगी कि उनकी रेप्यूटेशन कितनी टार्निश हुई है इस स्टेटमेंट, इस फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से। अब वो सब पॉइंट्स कंसिडर करके रखने पड़ेंगे। और लाइवलीहुड, यहाँ पे लाइवलीहुड की भी बात हो रही है, मतलब ऑफिस। वहाँ पर अगर आप ऑफिस, अगर वो प्लेंटिफ अगर है, वो ऑफिस जाते हैं, किसी दफ्तर जाते हैं, तो वहाँ पर भी उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उस पर भी फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है उनकी नौकरी चली जाए क्योंकि उन पर किसी ने डेफेमेशन का केस लगाया है, डेफेमेशन उन पर किसी ने, उनको किसी ने डिफेम किया है, सॉरी। इसलिए एक लाइवलीहुड पे भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रेस्पेक्ट जो होती है, एक इंटेग्रिटी होती है एक पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो इन डेफेमेशन के एग्जाम्पल में हम क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे? पहला है इकोनॉमिक लॉसेज, सच एज लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप एक बिजनेस एंटरप्राइज को ऑपरेट करते हैं या चलाते हैं, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आप लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी मार्केट में आपकी इज्जत ही चली जाती है किसी कारणवश,
तो हो सकता है कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ करें, आपकी अर्निंग्स कम पड़ सकती है, और आपने अगर लॉयर को हायर किया है डेफेमेशन का केस करने के लिए, ये सब करने के लिए, या पब्लिकेशन आपने करी है कि ये स्टेटमेंट जो दिया है सामने वाले की तरफ से वो झूठा है, तो इस चीज़ को साबित करने में भी आपको कॉस्ट लग सकती है। अब वो जो कॉस्ट है वो भी इनकर वो जो इनकर होती है उनको इकोनॉमिक लॉसेस बोलते हैं। वो कॉस्ट हो गई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, कॉस्ट हो गई जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लूज करोगे, और अर्निंग्स जो आपने लूज करी है वो चीज़, जो अर्निंग्स जो आपकी डिक्रीज हुई है वो चीज़, वो सब चीज़ें आएंगी इकोनॉमिक लॉसेस में। इमोशनल डिस्ट्रेस, अब जाहिर है डेफेमेशन का केस है तो इमोशनल डिस्ट्रेस भी होगा क्योंकि रेपुटेशन की बात आ रही है यहाँ पे। मेंटल एंग्विश, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल एंग्विश या मेंटल स्ट्रेस बोल सकते हैं इस चीज़ को। ह्यूमिलिएशन, जो ह्यूमिलिएशन सफ़र किया है उसने उस स्टेटमेंट की वजह से, जो शर्मिंदगी, तो ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है जो शर्मिंदगी उसको फेस करनी पड़ रही है उस फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से सोसाइटी में। सफर्ड बाय द प्लेंटिफ ड्यू टू द डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स। फिर एक और चीज़ आ गई रेप्यूटेशन। डिफेमेशन अगर आ रहा है और रेप्यूटेशन ना हो, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो एक कोर्ट एसेस ये भी करता है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ है प्लेंटिफ की पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, विच कैन बी हाईली वेरिएबल। इस चीज़ पर अभी आते हैं हम। तो एक तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है किसी भी पर्सन के रेपुटेशन पे, एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी हो सकता है। ये चीज़ डिपेंड करती है जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उस पर भी डिपेंड करती है, और जिस इंटेंशन से वो स्टेटमेंट दिया है। और एक और चीज़ कि वो पर्सन कितना वेल नोन है सोसाइटी में, उस पर्सन की रेपुटेशन है कितनी सोसाइटी में, ये भी एक फैक्टर है जिससे रेपुटेशन कितनी उनकी गिरी है वो चीज़ डिफाइन हो सके। हाईली वेरिएबल, तो रेपुटेशन भी हाईली वेरिएबल इसलिए है क्योंकि आप कितने वेल नोन हो सोसाइटी में, आप कितने फेमस हो, या आपकी कितनी इज्जत है, या आपको कितने लोग जानते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटरमिन करती है। एग्जाम्पल 3 पे आते हैं, रॉन्गफुल डेथ का केस है। एग्जाम्पल 1 में अपन ने एक्सीडेंट का केस देखा था जिसमें चोट लग रही थी, ये हम अज्यूम करके चल रहे थे। यहाँ पर रॉन्गफुल डेथ का केस है, यहाँ पर सीधा डेथ ही हो रही है पर्सन की। अब यहाँ पे रॉन्गफुल डेथ हो रही है पर्सन की, पर्सन डाइज ड्यू टू अनदर पर्सन नेग्लिजेंस और रॉन्गफुल एक्ट। किसी की लापरवाही की वजह से या किसी के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो रही है इस केस में। तो इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस डिटर्मिन कैसे करेगी कोर्ट? अब यहाँ पे कोर्ट मस्ट डिटरमाइन द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर द सर्वाइविंग फैमिली मेम्बर। जो सर्वाइविंग फैमिली मेम्बर्स है उनके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कितने होने चाहिए, वो यहाँ पे कोर्ट को अपने डिस्क्रेशन से देखना पड़ेगा, और यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे डिस्क्रेशन, और कितना कॉम्पनसेशन देना है, कितने डैमेजेस देने हैं, वो चीज़ डिसाइड करनी है। तो पहला पॉइंट उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। तो डिसीज्ड जिनका एक्सीडेंट हुआ था और मौत हो गई है किसी की और की गलती की वजह से, वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, वो ही सोल अर्निंग मेंबर थे शायद फैमिली के, ये भी हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है जो कोर्ट कंसिडर करेगी एवेल्युएट करने के लिए कि फाइनेंशियल सपोर्ट डिसीज कितना प्रोवाइड करते थे अपने फैमिली मेंबर्स को, कंसिडरिंग देयर इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मेंबर्स है, अगर उनके बच्चे अगर छोटे हैं, उनकी उम्र कम है, तो उनकी एजुकेशन की फ़ीस कितनी लगने वाली थी आने वाले टाइम में, और उनके अगर माँ बाप हैं, अगर वो ओल्ड एज में हैं, तो उनके कितना पैसा लगने वाला था, अगर उनके कुछ मेडिकल बिल्स लगते हैं, अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं किसी मेडिसिन पर, तो उस चीज़ का मेडिकल बिल्स की भी बात हो रही है, यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो रही है। तो ये चीज़ उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जहाँ पे द पर्सन हु हैज़ डाइड इज़ द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। ये चीज़ यहाँ पे अपने को कंसिडर करनी है।
लॉस ऑफ कंपेनियनशिप। अब अगर डेथ हो रही है किसी की तो ऑब्वियसली कंपेनियनशिप भी लूज़ हो ही गया। तो इमोशनल लॉस जो सफ़र किया है फैमिली ने अपने किसी फैमिली मेम्बर की डेथ की वजह से, उसको क्वांटिफाई तो नहीं किया जा सकता है, बट फिर भी कोर्ट पूरा प्रयास करती है कि जो भी हो, तो सब्जेक्टिव है वो, वेरी करता है केस टू केस, बट जो भी हो वो कोर्ट अपने डिस्क्रेशन से डिसाइड करती है कि कितना कॉम्पनसेशन या कितने डैमेजेस देने चाहिए अगर आपको लॉस हुआ है इस तरह का, अगर आपका फैमिली मेम्बर कोई लूज हुआ है तो द कोर्ट evaluates emotional loss suffered by family members, which is inherently subjective and varies from case to case. सब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली वो चीज़ है ही कि कितना लॉस हुआ है, और तो कितना लॉस ऑफ कंपेनियनशिप, कितनी चीज़ें, कितने मेंबर्स हैं फैमिली में, उस पर भी डिपेंड करता है। वो क्या अकेला था, वो कितने लोगों के साथ रहता था, जॉइंट फैमिली थी, न्यूक्लियर थी, तो इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। फ्यूनरल एक्सपेंसेस, अब किसी की डेथ हो गई है तो उसमें फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी लगते ही हैं। तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस हो गई या बरियल सर्विस हो गई कुछ कुछ केस में, तो इनका भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कोर्ट कंसिडर करके चलता है वाइल गिविंग अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, फ्यूनरल एक्सपेंस। अब यहाँ पे हम लीगल डैमेज की बात कर रहे हैं। हमने ये चीज़ देखी थी कि डैमेज जो है वो हम डैमेज ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी को क्या चोट लगी है या किसी को खरोच आई है, उस तरह से हम लीगल डैमेज की बात कर रहे हैं। तो लीगल डैमेज होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है और इसमें थोड़ा डेल्व करेंगे हम। तो लीगल डैमेज और लीगल इंजरी दोनों ही वर्ड सही हैं। refers to harm or injury suffered by an individual as a result of another party's wrongful or act or omission। तो किसी कोई एक्ट भी हो सकता है, कोई ओमिशन भी हो सकता है। रॉन्गफुल एक्ट है या ओमिशन है, उसकी वजह से किसी पर्सन को लीगल डैमेज या लीगल इंजरी हो रही है, उनके लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं लीगल डैमेज। और यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से हम लाइबिलिटी को स्टैब्लिश करते हैं, उससे उसके बेसिस पर कॉम्पनसेशन को सीख करते हैं। और ये चीज़ जो पहले बोली थी कि लीगल डैमेज डज नॉट नेसेसरली मीन फिजिकल हार्म, इट कैन ऑल्सो एनकम्पास इमोशनल, इकोनॉमिक एंड रेपुटेशनल हार्म। तो एक ऑल एनकम्पासिंग डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, जो कि फिजिकल हार्म तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, फिजिकल हार्म से भी आगे तक सोच रही है और बोल रही है कि इमोशनल हार्म, इकोनॉमिक हार्म और रेपुटेशनल हार्म, इन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखता है लीगल डैमेज। इसलिए ये लीगल डैमेज जो है वो फिजिकल डैमेज से इन कुछ केसेस में अलग है। लीगल डैमेज या लीगल इंजरी दोनों ही वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं इस केस में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल्स। अब लीगल डैमेज के अब एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में ज़्यादातर ये होगा कि फिजिकल डैमेज नहीं हो रहा है और लीगल डैमेज हो रहा है। तो ये इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लीगल इंजरी या लीगल डैमेज होता क्या है। अब डेफेमेशन का एग्जाम्पल, डेफेमेशन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें किसी को भी फिजिकल इंजरी नहीं होती है, कोई चोट नहीं लगती है, कोई ब्रूजेज नहीं होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे फिजिकल डैमेज हो रहा है बॉडी को। अब इस पर्टिकुलर केस में एक न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया आर्टिकल, एक फॉल्स स्टोरी अक्यूजिंग अ पर्सन ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, और उस पर्सन ने क्राइम नहीं कमिट किया था, यहाँ पे फॉल्सली अक्यूज किया है उसको एक क्राइम कमीशन का, और एक न्यूज़पेपर में उसका आर्टिकल छपा है। और ये जो डैमेज कर सकता है पर्सन की रेपुटेशन को, करियर को, पर्सनल रिलेशनशिप को, विदाउट कॉजिंग एनी फिजिकल हार्म। हमने ये चीज़ डिस्कस करी है पहले कि डेफेमेशन में फिजिकल हार्म तो कोई हो नहीं रहा है, लेकिन पर्सन का रेपुटेशन, करियर, पर्सनल रिलेशनशिप और ये सब पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ एक डेफेमेशन के एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश करी है। तो इस केस में द इंजर्ड पार्टी कैन सू फॉर डेफेमेशन टू सीक कॉम्पनसेशन फॉर द रेपुटेशनल डैमेज एंड इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय द फॉल्स स्टेटमेंट। ये सेंटेंस बोल रहा है कि जो इंजर्ड पार्टी है वो डेफेमेशन के लिए सू कर सकती है
कॉम्पनसेशन उनको सीक करना है, जो भी उनको रेप्यूटेशनल डैमेज हुआ है, जो भी उनको इमोशनल स्ट्रेस हुआ है, इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से, जो भी उनको ये सब झेलना पड़ा है, वो उसके लिए कॉम्पनसेशन सीक कर सकते हैं कोर्ट में जाकर। ट्रेसपास टू लैंड। तो पहले ट्रेसपास देखते हैं। ट्रेसपास होता है एंटरिंग समवन एल्सिस प्रॉपर्टी विदाउट हिज परमिशन, विदाउट हिज और हर परमिशन, किसी की बिना परमिशन के उनकी प्रॉपर्टी या उनकी लैंड में एंटर करना, ये ट्रेसपास कहलाता है। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। A neighbor repeatedly enters another's property without permission, causing stress to the property owner. अब इसमें एक नेबर है जो लगातार रिपीटेडली अपने नेबर की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर रहा है, जिसकी वजह से जो ओनर है जो प्रॉपर्टी का, उसको स्ट्रेस हो रहा है, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि बार बार मेरी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास क्यों किया जा रहा है। अब इवन इफ नो फिजिकल डैमेज अकर्स, अब वो सिर्फ हो सकता है, वो सिर्फ जो ट्रेसपासर है वो सिर्फ प्रॉपर्टी को ट्रेसपास कर रहा है, वो ट्रेसपास करने के बाद कुछ भी नहीं कर रहा है, वो बस ट्रेसपास करके वापस आ जाता है, वो कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा रहा है प्रॉपर्टी को या कोई चोरी नहीं कर रहा है। तो ऑल्दो यहाँ पे फिजिकल डैमेज कोई भी अकर नहीं हो रहा है, फिजिकल डैमेज यहाँ पे नहीं हो रहा है प्रॉपर्टी को, बट द इंट्रूजन जो प्रॉपर्टी में वो घुसे हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ट्रेसपास टू लैंड, allowing the property owner to seek compensation and an injunction to prevent further trespassing. इंट्रूजन मतलब इन्वेड करना, प्रॉपर्टी को इन्वेड करना। तो यहाँ पे जो इंट्रूजन हो रहा है उसकी वजह से ट्रेसपास है, भले ही फिजिकल डैमेज नहीं हुआ है प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन को किसी भी तरह का, बट प्रॉपर्टी ओनर इन सच ए केस कैन फाइल for trespass to land seeking compensation and injunction। यहाँ पर एक वर्ड आया इंजंक्शन, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रीफ में इंजंक्शन होता है किसी को भी स्टॉप करना है किसी भी एक्टिविटी के लिए, या वो काम अगर कोई रिपीटेडली कर रहा है तो उसको उसी चीज़ के लिए स्टॉप करना इज इंजंक्शन। तो यहाँ पे इंजंक्शन जो लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा जो ट्रेसपासर है उसके ऊपर, कि आप रुक जाइए, आप ये चीज़ बार बार नहीं करिए, बार बार किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास नहीं करिए। डिनाइल ऑफ राइट टू वोट एज अ टॉर्ट, ये एक बहुत फेमस केस है जो आगे आएगा, उसी से रिलेटेड है, फैक्चुअल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे इस केस में जॉन है, वो क्वालिफाइड वोटर है एक डिस्ट्रिक्ट में, वो अपनी डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पे अराइव करता है, और वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो शो करता है कि मुझे वोट करने दीजिए प्लीज़। बट जो पोलिंग स्टेशन पर जो ऑफिसर्स या अथॉरिटी जो बैठे होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं आप वोट नहीं कर सकते हो, और इधर पोलिंग ऑफिशियल्स रॉन्गफुली इन्फॉर्म करते हैं उसको। यहाँ पे पोलिंग ऑफिशियल्स की गलती है, उनके जो जॉन है उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं थी, जॉन एक क्वालिफाइड वोटर था, ये चीज़ पहले से दी हुई है फैक्चुअल सिचुएशन में कि जॉन एक क्वालिफाइड वोटर हैं, बट पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो रॉन्गफुली गलती से उससे ये इन्फॉर्म करते हैं कि उनका जो नाम है, जॉन का नाम है, वो इलेक्टोरल लिस्ट में है ही नहीं। जो वोटर रोल निकलता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसमें वोटर रोल में जॉन का नाम है ही नहीं, और उन्हें इसी वजह से डिनाई कर दिया जाता है उनका राइट टू वोट। अब इस केस में जॉन लीगल एक्शन बिल्कुल ले सकते हैं अगेंस्ट द पोलिंग ऑफिशियल्स, पोलिंग ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी ले सकते हैं, और इलेक्टोरल अथॉरिटी है उनके अगेंस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो लीगल राइट है, राइट टू वोट, वो चीज़ वायलेट हुई है। राइट टू वोट भले ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, यहाँ पे अब इंडिया की बात करें तो राइट टू वोट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से मिलता है आपको। तो इस हिसाब से जॉन कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट पोलिंग ऑफिशियल्स, पॉसिबली द इलेक्टोरल अथॉरिटी, क्योंकि उनका लीगल राइट वायलेट हुआ है, वोट करना उनका अधिकार था और वो उन्हें डिनाई किया गया बाय पोलिंग ऑफिसर्स। तो उनके अगेंस्ट वो केस फाइल कर सकते हैं, लीगल सूट फाइल कर सकते हैं। ओडोर्स एंड फ्यूम्स, यहाँ पे ओडोर्स, फ्यूमिगेशंस, फ्यूम्स, ओडोर्स,
इन सब चीज़ों की बात हो रही है। जो अगर फैक्ट्रीज़ हैं, आपकी कोई रेजिडेंशियल एरिया में आप रहते हो और उसके पास में अगर फैक्ट्रीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट अगर ओडोर्स एमिट करती हैं और वो इन्वेड करती है नेबरिंग होम्स में, कॉजिंग डिसकम्फर्ट, वो जो स्मेल जो आ रही है, ओडोर जो आ रहा है उन फ्यूम्स से, उन गैसेस से, वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट है और जिस वजह से डिसकम्फर्ट हो रही है जो नेबरिंग प्रॉपर्टीज़ में जो लोग रहते हैं उनको। अब इसमें भी कोई फिजिकल डैमेज नहीं हो रहा है क्योंकि ओडोर्स है, फ्यूम्स है, अब वो हार्मफुल नहीं है किसी भी नेचर में, बट वो अनप्लेजेंट है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से डिसकम्फर्ट हो रहा है जो नेबरिंग प्रॉपर्टी में लोग रहते हैं उनको। तो यहाँ पर भी कोई फिजिकल डैमेज नहीं हो रहा है, but the offensive odor significantly interfere with the residents' enjoyment of their property। ये सेम चीज़ है, वो पिछला एग्जाम्पल जो हमने म्यूज़िक का देखा था, लाउड म्यूज़िक का, लाउड म्यूज़िक की वजह से उन्हें कोई फिजिकल डैमेज नहीं हो रहा था, बट उसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी को पीसफुली एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन दिस सिचुएशन एज वेल। द ऑफेंसिव ओडोर सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर विद द रेजिडेंट्स एंजॉयमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ प्राइवेट न्यूसेंस। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे प्राइवेट न्यूसेंस होता क्या है, बट इसमें एज अ टॉट इसको स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहा है, स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि ये प्राइवेट न्यूसेंस है, प्राइवेट न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है। अगर आप इस तरह की ओडोर्स या फ्यूम्स हैं, अगर आप ये एमिट करते हैं और किसी को इस वजह से डिसकम्फर्ट हो रहा है, इनकन्वीनियंस हो रही है इस वजह से। जस्ट फ्यू सेकेंड्स। वेलकम एवरीवन। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। एक्सेसिव नॉइस। अब एक नाइट क्लब है, वो रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड है और वो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक प्ले करता है जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है उसके बाद भी। इसकी वजह से जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो हैं उसमें जो लोग रह रहे हैं वो पीसफुली सो नहीं पा रहे हैं। A nightclub located near the residential apartment plays loud music late into the night, disturbing the sleep and peace of the residents। Persistent, ये persistent मतलब लगातार जो नॉइस आ रही है वो डिसरप्ट करती है, वो खराब करती है उनका एबिलिटी टू रेस्ट एंड रिलैक्स इन देयर ओन होम्स, लीडिंग टू क्लेम ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस अगेंस्ट द नाइट क्लब ओनर। ये भी एग्जाम्पल उसी से सिमिलर ही है, जो लाउड म्यूजिक प्ले कर रहा था ए और अब उस उनका नेबर जो था बी डिस्टर्ब हो रहा था, उसी का सिमिलर एग्जाम्पल है। लेकिन इस केस में एक नाइट क्लब है जो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक प्ले कर रहा है और वो भी प्ले कर रहा है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाइट टाइम जहाँ पे स्लीप की ज़रूरत होती है सभी को, रेजिडेंशियल एरिया में जो भी रह रहे हैं उनको, वो पीसफुली सो नहीं पा रहे हैं और उन्हें परसिस्टेंटली डिस्टर्बेंस फील हो रहा है। तो इसके लिए वो नाइट ओनर, जो नाइट क्लब का जो ओनर है, उनको सू कर सकते हैं और प्राइवेट न्यूसेंस। लीगल रेमेडी। अभी तक हम बात कर रहे थे कि टॉर्ट होता क्या है, टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं लीडिंग टू टॉर्ट, ये सब चीज़ें, डैमेजेस क्या होते हैं। अब लीगल रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है इफ़ अ टॉर्ट इज कमिटेड अगेंस्ट यू। तो क्या क्या लीगल रेमेडीज हैं, पहले लीगल रेमेडी को डिफाइन करते हैं। रेमेडी इज अ सिविल एक्शन फॉर डैमेजेस, पहला ये चीज़। और एक यहाँ पे एक हाईलाइटेड पोर्शन है, टॉर्ट इज अ सिविल इंजरी बट ऑल सिविल इंजरीज आर नॉट टॉर्ट्स। इसका एक एग्जांपल या हो सकता है कि
एक से ज़्यादा भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि टॉर्ट तो सिविल इंजरी है, बट सारे सिविल इंजरीज जो हैं वो टॉर्ट नहीं है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिससे गाइड होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो भी सिविल इंजरी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट नहीं होता है। ये चीज़ अपन ने पिछली वाली क्लास में देखा था। पिछला वाला लेक्चर अगर आप विजिट करेंगे तो पता चलेगा कि टॉर्ट जो होता है, टॉर्ट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों की दोनों सिविल इंजरीज होती हैं। एक और हो सकता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी जो है वो भी सिविल इंजरी है नेचर से, लेकिन वो भी टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। वो टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इस वजह से सारी सिविल इंजरीज जो होती हैं वो टॉर्ट नहीं हो सकती हैं, बट टॉर्ट इन इटसेल्फ इज अ सिविल इंजरी। अब टॉर्ट में लीगल रेमेडी क्या होती है? लीगल रेमेडी refers to means by which the court can provide relief to the injured party, typically in the form of monetary compensation or equitable remedies such as injunctions or specific performance। तो यहाँ पर अगर किसी को नुकसान पहुँचा है, किसी के लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं, लीगल डैमेज हुआ है, लीगल इंजरी हुई है, तो इस केस में कोर्ट उनको किस तरह से भरपाई कर सकता है, उनको जो भी लीगल डैमेज हुआ है उसके लिए। तो उसके लिए एक पहला चीज़ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। मॉनेटरी मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के थ्रू उनको कॉम्पनसेट करना, जिसको एक और चीज़ हम बोलते हैं डैमेजेस। मॉनेटरी कॉम्पनसेशन पहली चीज़ है। और इक्विटेबल रेमिडीज़ की यहाँ पे बात की गई है, वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे दे रखा है इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। यहाँ पे हमने ट्रेसपास के एग्जाम्पल में इंजंक्शन चीज़ देखी थी कि हम उनको स्टॉप कर सकते हैं फ्रॉम ट्रेसपासिंग अवर प्रॉपर्टी अगेन एंड अगेन। तो इंजंक्शन जो है वो उन लोगों के लिए काम आता है। और एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, ये भी चीज़ हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लीगल रेमेडीज अभी जो अपन ने देखी है, तो सबसे पहली चीज़ डैमेजेस, फिर इंजंक्शन, फिर स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, रेस्टिट्यूशन मतलब वापस से लौटा देना, प्रॉपर्टी को टू समेत वापस से लौटा देना होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये ब्रीफ में है, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। पहले हम डैमेजेस पर आते हैं कि डैमेजेस क्या होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, डैमेजेस को हम डिफाइन करते हैं। डैमेजेस या लीगल डैमेजेस, दोनों ही वर्ड सही हैं। जो लीगल डैमेजेस हैं, जो अमाउंट, जो कॉम्पनसेशन है जो सीक करता है अग्रीव्ड पार्टी, उसके लिए जो टॉर्ट हुआ है उनके अगेंस्ट, अग्रीड पार्टी टू ब्रिंग देम बैक टू द पोजीशन इन विच दे वर बिफोर द टॉर्ट हैड अकर्ड। उनको उसी पोजीशन में लेकर आना पार्टी को जब उनको उनकी इंजरी हुई थी, जो रॉन्गफुल इंजरी हुई थी, लॉस हुआ था, उससे पहले की पोजीशन में उनको लेकर आना, उसको बोलते हैं। यहाँ पे उसकी बात हो रही है डैमेजेस या लीगल डैमेजेस। अमाउंट ऑफ मनी पेड टू द अग्री पार्टी टू ब्रिंग देम बैक टू द पोजीशन इन विच दे वर बिफोर द टॉर्ट हैड अकर्ड। टॉर्ट जब हुआ था उससे पहले जो उनकी पोजीशन थी, उस पोजीशन में उनको लाने की कोशिश करनी है डैमेजेस के थ्रू। ये पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सके। दे आर पेड टू अ प्लेंटिफ टू हेल्प देम रिकवर द लॉस दे हैव सफर्ड। तो जो भी लॉस सफ़र किया है, वो लॉस मॉनेटरी लॉस, इकोनॉमिक लॉस, फाइनेंशियल, मेडिकल, किसी भी तरह का हो सकता है। वो इमोशनल लॉस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस के लिए लॉस हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर दी उसका लॉस हो सकता है। उनकी भरपाई हम इन डैमेजेस के थ्रू करना चाह रहे हैं। तो डैमेजेस आर द प्राइमरी रेमेडी। ये हमने जो तीन जो रेमेडीज देखी उनमें से सबसे पहली रेमेडी जो है वो डैमेजेस ही है, इन कॉज ऑफ एक्शन ऑफ फॉर टॉर्ट्स। और फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाइड फॉर असेसमेंट कि डैमेजेस होते क्या हैं उसके लिए
is that the claimant should be fully compensated for his loss. जो क्लेमेंट है, जिनको लॉस हुआ है, जो प्लेंटिफ है, जिन्होंने फाइल किया है केस, जिन्होंने सूट फाइल किया है डैमेजेस क्लेम करने के लिए कि मेरा लीगल राइट या लीगल राइट है जो मेरा वायलेट हुआ है, उसके लिए जो मुझे लीगल इंजरी हुई है, उसके लिए मुझे जो लॉस सफ़र हुआ है उसको फुली कॉम्पनसेट करना है विद द हेल्प ऑफ डैमेजेस। ये पॉइंट बोल रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। बाकी का हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।